वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ एजेस पॉडकास्ट। आज हम लोग एक नया एपिसोड लेके आए हैं, एक नए टॉपिक पे। हम सबको पता है कि अभी फिलहाल नागपुर में इलेक्शन चल रहे हैं। उसी टॉपिक के रिलेटेड मेरी एक एक यूथ से, एक यंग लड़के से पहचान हुई। मेरा उनसे परिचय हुआ। बहुत अच्छा बात करते हैं, यंग है, नया जोश है, कुछ करने का उनमें जज्बा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे थोड़ा-सा इस टॉपिक के रिलेटेड बात करें, क्या? मेरे साथ है आज निनाद दीक्षित। निनाद, जैसे हमने बोला कि निनाद जिस जगह से इलेक्शन के लिए वो खड़े हो रहे हैं, वो नागपुर का सबसे प्राइम एरिया है। नागपुर में कोई भी बाहर से आता है या कोई भी कहाँ गेस्ट आता है, तो वो लोग सबसे पहले एरिया में देखते हैं कि नागपुर में ओल्ड क्या है, तो बरडी, इतवारी, रेशीम बाग, गांधी बाग, ये एरिया। आज निनाद उसी एरिया में से खड़े हैं जहाँ पे इतने सारे लोग ऑलरेडी टफ कॉम्पिटिटर्स है, बट उन्होंने इतने छोटी एज में डिसीजन लिया है। एट द एज ऑफ 25 उन्होंने इस फील्ड में आने का ठान लिया है। तो आज उनसे बात करेंगे। वेलकम निनाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 25 साल का लड़का जो अपना करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है कि यार नहीं, मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, पॉलिटिक्स सबसे बोर चीज़ें होती है, सुबह उठ के पेपर में वही वही चीज़ें देखो, सिर्फ पॉलिटिशियंस को गाली मारो, सिस्टम को। बट ये कोई नहीं सोचता कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, या मैं इसमें जाके मैं खुद उतर के मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि सारे यंग लड़के आज यही सोच रहे हैं कि यार अच्छे खासे कॉलेज में से इंजीनियरिंग कर लेंगे या एमबीए कर लेंगे या दूसरे कंट्री में जाके सेटल होके फॉरेन में जाके एमएस करेंगे। आपने ये कैसे डिसीजन लिया? सावरकर जी ने एक वाक्य कहा है, जरी उद्धरणी व्ययन तिच्या होसाचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। यदि मातृभूमि के लिए आपके विद्या का व्यय नहीं हो रहा है, तो ये विद्या का व्यर्थ भार है आप पे। इसलिए मुझे तो ऐसा कोई पहले से ही मेरी ये विचारधारा रही है। ऐसा नहीं कि कुछ आज ऐसा मैंने निर्णय लिया है। कोई भी क्षेत्र में आप हो, तो आपके क्षेत्र में आप होने से उस क्षेत्र को और समाज को कुछ सकारात्मकता मिले, ये तो पहले से हमारे विचारों में है ही। और उसी कारण उसी में एक कड़ी ये जोड़ दी है हमने कि नागरिक समिति हमने जो स्थापन की थी, उस समिति ने ये निर्णय लिया कि निनाद दीक्षित को चुनाव में उतारना चाहिए। जब मुझ तक ये बात पहुंची, मुझे भी वो बात ठीक लगी कि ठीक है, अगर समिति ये चाहती है तो वो निर्णय अच्छा हो। और मैं खुद पे उतना भरोसा करता हूँ कि मैं अच्छा लड़ सकता हूँ और अच्छी लड़ाई दे सकता हूँ। आपने आपके फैमिली बैकग्राउंड में था ऐसा कुछ कि जैसे दादाजी या पापा या मम्मी कोई पॉलिटिक्स में था या नहीं? नहीं, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो नहीं, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं रहा है हमारे यहाँ से। सोशली रहे, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई प्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवार में नहीं रहा है। तो मतलब आपके लिए सबसे टफ था कि ये सब चीज़ों में आना, इतना नॉलेज नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज तो है, बट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में उतरना प्रॉपर ही कितना डिफिकल्ट था? नहीं, परिवार बहुत सपोर्टिंग नेचर का है। अच्छा। तो परिवार ने अच्छा खासा मुझे सपोर्ट दिया है। तो वो कोई कारण नहीं है कि मुझे कठिनाई गई होगी। हाँ, ये एक निर्णय लेना थोड़ा आज के युग में जहाँ राजनीति में पैसों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, सत्ता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उस समय में ऐसा विचार लेना कि अपने पास पैसे नहीं है, सत्ता नहीं है, फिर भी राजनीति में उतरना है, बस एक विचार लेके उतरना है कि कुछ हमें काम करना है, तो वो कठिन तो है रास्ता। मतलब ऐसा है कि हम जब निकले थे ये काम करने के लिए, तब सोचा नहीं था कि इतने लोग जुड़ेंगे। पर जब आप में प्रामाणिकता लोग देखते हैं ना, वो अपने आप जुड़ते जाते हैं। वो उनको बाकी कोई शराब और ये और पार्टीज की खाना-पीना, जरूरत नहीं, पार्टीज़ खाना की की ज़रूरत जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बहुत प्रामाणिकता से बताता हूँ। आधा चुनाव लगभग हो गया, आधे से ज़्यादा। जो गवर्नमेंट की लिमिट है 15 लाख रुपए खर्च करने की चुनाव में, मैंने अभी तक उसके 10% भी खर्च नहीं किए। मतलब मुझे बहुत प्रामाणिकता से बताता हूँ, 50,000 रुपये भी चुनाव में खर्चा अभी तक नहीं आया। और इसका कारण है कि हमने ज़्यादा चीज़ों पे काम नहीं किया। हमने 2-3 मॉड्यूल्स रखे कि इन 3 चीज़ों पे ही हमें काम करना है, और हमने ये सोचा है कि एक मैसेज हमने तैयार किया है
वो लोगों तक पहुंचाना है, और वो लोगों तक पहुंचने के बाद निर्णय लोगों का है, मतदाताओं का है। अगर मतदाताओं ने हमारे फेवर में निर्णय लिया तो वो काम करने के लिए हमारे हाथ और मजबूत हो जाएंगे। अगर नहीं दिया तो जिनके हाथ मजबूत किए उनसे अपेक्षा करनी होगी कि वो काम करेंगे। तो हमने अपने लिए ये मैसेज क्लियर रखा है, जीतना हारना लड़ाई देना ये नंबर 2 की बात है। नंबर 1 पे हमने ये रखा है कि हमारा मैसेज अच्छा हो, प्रामाणिक हो, और हमारा मैसेज हर वो मतदाता जो वोटिंग करने जा रहा है उस तक पहुंचे। ऐसा कोई ना रहे कि वो कहे कि यार ये कौन है, मुझे पता नहीं नीना दीक्षित ने क्या चुनाव लड़ा, किन विषयों पे लड़ा, किन मुद्दों पे लड़ा, ये प्रश्न ना हो। मतलब जो जो माध्यम होंगे, यदि इंस्टाग्राम माध्यम है तो उसके माध्यम से, फेसबुक माध्यम है तो उसके माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम है तो उसके माध्यम से, डोर टू डोर विजिट है तो उसके माध्यम से। हम बड़ी रैलीज नहीं निकाल रहे, हम बड़ी सभाओं का नियोजन नहीं कर रहे, क्योंकि जब बड़ी रैलीज और बड़ी सभाओं का नियोजन होता है तो वहां पे आपको कंपल्सरीली पार्टीज देनी ही पड़ती है। उनके सभी खाने पीने का नियोजन करना पड़ता है, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल का नियोजन करना पड़ता है। हम बस डोर टू डोर जा रहे हैं। जो पूरी टीम है वो डोर टू डोर कैंपेन होने के बाद में जब हम घर में आते हैं तब मैं उन्हें बोलूं भी कि अगर खाना खाने बैठ जाओ, बोलते नहीं मैं घर जाके खाना खाऊंगा। शराब तो छोड़ ही दीजिए, वो मांगने की तो बात ही नहीं। खाना तक खाने के लिए, जैसे हम सुबह निकले, कैंपेन हुआ, नाश्ता करने कहीं गए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि किसने पैसे दे दिए नाश्ते के। रोज सुबह उठने के बाद में एक दो तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मैं पहचानता भी नहीं और उन्होंने 5-10 हजार रुपए मुझे भेज दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। बाप रे, कि यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, इलेक्शन लड़ लो। तो ऐसा है कि आप में अगर प्रामाणिकता हो ना तो लोग आपको पैसा खड़ा करके देते हैं, लोग आपकी व्यवस्था खड़ी करके देते हैं। कल मुझे एक एरिया में बुलाया, कहीं उन्होंने इंस्टाग्राम से वीडियो देखा था, एक मंदिर के अध्यक्ष थे और उन्हें पूरे पूरे एरिया को इकट्ठा किया और बोले कि आप इनसे बात करो सभी से। मैंने सभी से बात की, सभी बड़े सकारात्मक थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि एक जाहिर सभा आपके लेंगे। तो मेरा निर्णय नहीं था, उन्होंने कहा कि आपको कुछ समय निकालना होगा, आधा घंटा हमारे लिए। एक जाहिर सभा हमारे एरिया में 500 लोगों की, आपको बताता हूँ 500 लोगों की जाहिर सभा लेना मतलब लाखों रुपए का खर्चा है पार्टियों के लिए। यस यस, लाखों रुपए का। वो पूरी जो मंदिर की टीम है वो बोल रहे आपको कुछ नहीं करना है, आप आइए और भाषण दीजिए, व्यवस्था हम करेंगे। तो जब आप अच्छा विचार लेके, और देखिए क्या है ना, चुनाव के मायने थोड़े से बदल गए कि, और मैं बाकी कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि उन्हीं मायनों पे फिर से इलेक्शन हो। करेक्ट, कि भैया आप चुनाव में जा रहे हो तो कौन से मुद्दे हैं आपके। आज आप बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी को पूछ लीजिए कि आप ये इलेक्शन में जा रहे हो तो आपके मुद्दे क्या है। किसी नगर सेवक को बैठा के पूछना 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कि आप बोलिए कि अच्छा आपके प्रभाग, कुछ भी नहीं, आपके प्रभाग के सभी जो परिसर है उनके नाम बता दीजिए। वो भी बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए, कितने घर क्योंकि हैं? सपना बाकी करना करना ये सपना नहीं है, नगर सेवक होना ये सपना है। अब अगर सपना ही नगर सेवक होना है तो फिर तो आप कोई भी कॉस्ट पे वो खरीद लो, ठीक है, वोट खरीद लो, पैसे दे दो, दारू बांट लो, मटन खिला दो। इन्फ्लुएंस होता ही है वोट, 100% इन्फ्लुएंस होता है। पर जब कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा रहे या ऐसी संस्था खड़ी रहे, जैसा प्रयास हमने किया, तो फिर ऐसा इन्फ्लुएंस करना, लोग पैसे भी ले लेंगे, दारू भी ले लेंगे, पर उनको पता है कि वोट किसको देना है और मतदान गुप्त होता है। बहुत लोग इस प्रक्रिया में ऐसे हैं कि जो मुझसे जुड़ते हैं, मुझे कहते हैं कि नीना प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम नहीं बताना कहीं पे भी, पर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो वो नहीं बता सकते। कुछ तो पार्टियों के लोग हैं कि यार आपका विचार बड़ा अच्छा लगता है, हम व्यक्तिगत तौर पे आपको एक वोट जरूर देंगे। तो क्योंकि 4 सदस्यीय चुनाव है तो उनको बड़ा वो झटका भी नहीं है, 3 हमारे पार्टी को दे देंगे, हम 1 आपको दे देंगे। तो वो बड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट है। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस है। आज भी वो चाहते हैं कि हमारे जैसे लड़के राजनीति में आए। वो ये बात है कि हमारे जैसे लड़के
हिम्मत नहीं कर पा रहे। और आपको एक बात बता देता हूँ, आज ना बहुत बहुत सारे लोग ये आस लगा के बैठे कि ये देखते यार निनाद का चुनाव क्या होता है इसमें। ये और देखो, अगर अगर आप, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, हाँ, अगर आप सुन रहे होंगे मेरे माइक्स में अगर ये कैप्चर हो गया, आप सुन रहे होंगे कितना पैसा खर्च हो रहा है इन रैलियों पे। ये दिन भर, अभी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये दिन भर ठीक है, अभी कैंपेन है, आपको करना है, एक दिन आप कर सकते हो ये चीजें, बट ये 24/7 नहीं, बट रोज दोपहर हो गई 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये लाउड स्पीकर पे घूमते रहते। नहीं देखिए अब वो विषय ऐसा है कि जिनको कैंपेन कैसा करना है अपने अपने मायने हैं सर। अब देखिए कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, मतलब मैं अच्छा नहीं मानता, मैं सोचता हूँ कि उसमें और बहुत काम करने की ज़रूरत है। पर मेरा फोकस उसमें है कि मैं डिजिटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्या है आपको मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, तो मैसेज कैसे पहुंचाओगे? पहले क्या चलता था, पेपर ऐड, न्यूज़ चैनल्स पे ऐड, जहाँ पे लोग कुछ देख रहे हैं वहीं पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि लोग फेसबुक देख रहे हैं ना, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा, इंस्टाग्राम देख रहे हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करूंगा। अब ऐसा है कि बाकी लोगों को लगता है कि पोस्ट डालना मतलब एडवर्टाइजमेंट है, तो वो अब हर एक उनके, का उसका अलग अलग विचार है। हाँ, उनका एक अलग विचार है, उनको लगता है कि ऐसा है तो ऐसा है, वैसा कीजिए। मुझे लगता है कि मेटा का यूज अच्छे से किया क्या जाए सकता तो है। बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है अपना विचार। और मेरा बाकी फोकस नहीं है कि मैं वो वोट्स का कैलकुलेशन लेके नहीं बैठा हूँ कि यहाँ से 500, यहाँ से 1000, यहाँ से 2000। मेरा मैसेज बनाया है, वो पहुंचाना है, वो पहुंचाने के बाद में लोगों का निर्णय देना है, देंगे नहीं देना है नहीं देंगे, चांस उनके विवेक के ऊपर है ना वो, कि आपको आपको कैसा नेता चुनना है। मैंने, अगर मैं खड़ा हूँ चुनाव में, मैं बस ये बता सकता हूँ कि भैया देखिए मैं, मेरा ये शिक्षण हुआ है, मैं, मेरा व्यवसाय है, मेरा पेट राजनीति पे नहीं है, मैं एक मलखम का खिलाड़ी हूँ और मैं ऐसी ऐसी संस्था चलाता हूँ, एक काम करता हूँ और ये आज तक किया है। आपको यदि लगता है कि मैं मुझ में वो क्षमता और पोटेंशियल है तो वो आप देख सकते हैं, आप मुझे चुन सकते हैं, नहीं तो बाकी भी कैंडिडेट्स है। मुझे ये कहना है लोगों से, अनुरोध ये है, आपके माध्यम से भी यही कहना है कि आप परखो, जांचो कि क्या, कौन कैंडिडेट कैसा है। और मुझे लगता है कि अगर वो जांचेंगे परखेंगे तो निनाद दीक्षित का चुन के आना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट सभी पार्टियों ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा विवेकपूर्ण निर्णय वो करेंगे तो उनको नागरिक समिति का कैंडिडेट थोड़ा ठीक लगेगा। आई थिंक मैं 3 चीजें इसमें से निकाल के बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। पहला बात ये है कि सोशल मीडिया पे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूथ की है, और यूथ सोशल मीडिया यूज करता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसी का एक छोटा सब पार्ट, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप एरिया में खड़े हैं महालित साइड, मैं हम लोग यहाँ पे आज एयरपोर्ट के पास खड़े, आप मेरे एरिया में नहीं कर रहे हो ना कैंपेन, या मेरे तक आपकी सिर्फ रील पहुंची। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं निनाद को बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर इंडिया शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा अपना चैनल है, मैं काम करता हूँ। मैंने आपका रील देखा, मैंने फेसबुक पे आपका जो रील देखा, कौन सा? जिसमें आपने, बहुत अच्छा रील था, किस चैनल किस मीडिया ने लिया था मुझे वो याद नहीं, बट उसमें आपने बोला था कि अगर एक कॉर्पोरेटर 60 साल का है, वो 3 फ्लोर चढ़ के थक जाएगा तो वो 70,000 लोगों तक कैसे पहुंचेगा। वेराज अगर एक 25 साल का लड़का है तो वो दौड़ भाग सकता है, खाना नहीं खाएगा तो भी उसको दिक्कत नहीं है, वो लोगों के घर तक जा सकता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एक यूथ का क्या इमोशन है वो समझ सकता है। वो जो रील मैंने देखा, तो मैंने तो फेसबुक से देखा और इसलिए मैंने आपको बुलाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये तो आप ये नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया कुछ काम का नहीं है। दूसरा अच्छा एग्जांपल ये दिया आपने कि आपका सोर्स ऑफ इनकम पॉलिटिक्स से नहीं है। जिस इंसान का ऑलरेडी पेट भरा हुआ है उसको खाना कितना भी ऑफर करो नहीं खाने वाला है। सिमिलरली आपका बिजनेस है, आपने बोला है, आप वेल एजुकेटेड हो, आप प्लीज एक बार कैमरे के सामने बताइए कि आप, मुझे तो पता है आप मलखम के प्लेयर हो, आपका एजुकेशन क्या है, बट आप एक बार बताइए कि आपका एजुकेशन क्या हो चुका है, आपने मलखम में क्या अचीवमेंट किया हुआ है, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, ये सब चीजें करना, और उसके अलावा आप पॉलिटिक्स में हो,
ये तीसरी चीज मुझे कंफर्म करनी थी। और कैंपेनिंग का भी बात यह है कि अभी ना सारे लोग वही पॉलिटिक्स से बोर हो चुके हैं। मतलब इंडिया में सोशल मीडिया एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। बुरा तो मैं बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें तो 2 घंटे लग जाएँगे। अच्छा ये है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि यार ये मोनोटोनस हो चुका है। वही पॉलिटिक्स, वही जात के हिसाब से, रिलिजन के हिसाब से पॉलिटिक्स है। किस एरिया, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसमें एक पार्टी का सदस्य हर वक़्त आ ही रहा है, जो मेन पार्टी है, उसको मिल जाएगा टिकट। उसको भी ये पता है कि मुझे यहाँ तो मिलने ही वाला है, तो वो एफर्ट्स नहीं डालेगा। यहाँ पे वो एफर्ट्स नहीं डालेगा, वो एक आध पार्टी दे देगा, 1-2 बार आपके घर पे आके बस बोल देगा हाय, हेलो, विक्ट्री सिंबल, दैट्स इट। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं नया कुछ करूँगा। तो वो अभी ना सबको ये समझ में आ गया है टैक्टिक्स। तो अभी इंडिया का यूथ भी बहुत स्मार्ट है, उनको ये चीज़ें बहुत बोर हो चुकी है। तो इसीलिए एक नया चेहरा अगर कुछ नया लेके आना चाहता है सेल्फलेसली, और इससे कि उसका कुछ ड्रीम है कि कुछ अच्छा करना चाहे, तो 2 चीज़ें आप क्लियर करिए। सबसे पहले आपका एजुकेशन और मलखाम के बारे में छोटा-सा, और प्लान्स के बारे में क्या हो सकता है? मेरा वैसा शिक्षण जो हुआ है वो बीए बीपीएड हुआ है। तो बीए में मेरे विषय थे अपना संस्कृत लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कंपलसरी। उसके बाद में बीपीएड हुआ है मेरा, फिजिकल एजुकेशन। और मैं मल्लखम्ब इस खेल का 3 बार विद्यापीठ में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग का उसके बाद में मेरा कोर्स हुआ। फिर उसके बाद में मैं जेएसडब्ल्यू का जो सीएसआर डिपार्टमेंट है उनके ओर से मल्लखम्ब कोचिंग का एक ये चलता है, मतलब सेशंस चलते हैं। तो मैं जेएसडब्ल्यू में जॉब करता था सीएसआर डिपार्टमेंट में, मल्लखम्ब कोच के तौर पर। तो फिर वो जॉब छोड़ दी, फिर डिजिटल मार्केटिंग का व्यवसाय शुरू किया। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग का काम लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया कि चालू है। तो मेरा वैयक्तिक तौर पे, हाँ, वैयक्तिक तौर पे ये सब चीज़ें। राजनीति से अपना पेट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट सबसे। राजनीति से अपना पेट नहीं है, और इसीलिए ये निर्णय ले सकता हूँ मैं कि चलो सभी को चैलेंज करके अपन मैदान में उतरे। और दूसरा कि प्लान्स क्या है। देखिए, एक तो हमने विचार किया कि कोई भी चीज रहे वो शिखर पर ज्यादा समय तक नहीं रहती। जैसी राजनीति आज चल रही है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है। और फिर बदलाव उसी से आएगा जिसने पहले शुरुआत की होगी। हमने एक शुरुआत की है, और पता है हमें कि वो कहते हैं ना, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। वैसा है कि जो कुछ भी पॉलिटिकली अचीव करना है, आई एम नॉट सेइंग इलेक्टोरली, आई एम सेइंग पॉलिटिकली। बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए महात्मा गांधी, कभी इलेक्शन नहीं लड़े। बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो गए बाबा साहब आम्बेडकर, 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार हार चुके। तो इलेक्टोरली मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनना चाहिए, ठीक है। हमने ये सोचना चाहिए। जब मुझे किसी ने कहा कि अरे यार तुम सोचो यार, कुछ अगर तुमको 200-400 वोट मिल गए तो, हार गए तो पार्टियां नाप लेगी, फिर कोई लेगा भी नहीं। मैंने कहा वो पार्टियां नापते बैठे, वो उनके पास हमें जाना भी नहीं है। और अगर हो भी गया ऐसा, तो मुझे आप एक बात बताइए कि बाबा साहब आम्बेडकर 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार हार गए। अपने नागपुर के एक विधायक है कृष्णा खोपड़े करके, वो 4 बार इलेक्शन लड़े, चारों बार जीत गए। तो मुझे बताइए कि क्या 4 बार इलेक्शन जीतने से कृष्णा खोपड़े ये बाबा साहब आम्बेडकर से बड़े होते हैं क्या? नहीं होते। एक पॉलिटिशियन के रूप में आपका क्या इम्पैक्ट रहा है? आज भी आपको पूरे शहर में, आप सभी भारत के सभी शहरों में जाइए, आपको ये दिखेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला है। क्यों है? क्योंकि वो कोई सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, ये कारण नहीं है। ऐसे तो बहुत हो चुके, ठीक है। उनका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, वो जो थॉट था, वो लोगों में है, और उसी कारण है। हमारा कहना भी वही है कि लॉन्ग टर्म अगर राजनीति में काम करना है ना, तो आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट बनाना पड़ता है। 5,000 10,000 वोट तो बहुत लोगों के पास है शहर में, उससे कोई वो बड़े नेता नहीं बन जाते, उससे कोई वो बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन जाते, और उससे कोई वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं खड़ा कर सकते। आज आप देखिए कि महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन।
जिसने आंदोलन किया वो तो विधायक का चुनाव हार गया है। बच्चू कडू विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं ना, पर इम्पैक्ट आप सोचिए, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सभी ने उनको निवेदन किया कि हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि बात मुद्दे पे है। जब आपने ये कहा है की शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा कोरा कोरा, और ये कह के वोट लिया है ना, आप एक बात सोचिए कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्टोरली बिहार में इलेक्शंस हुए, एक विधानसभा आपको जीतने के लिए कम से कम 70 से 80 हजार वोट होना आवश्यक है पूरे देश में लगभग। बिहार में जो एनडीए गवर्नमेंट था, उन्होंने एक योजना निकाली, रोजगार योजना की कुछ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और उसके माध्यम से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया। वादा वैसे 1,90,000 का किया है, पहली किस्त उसकी 10,000 रुपए उन्होंने देने का वादा किया। अब बिहार की सभी महिलाओं को, सभी, वो अगर 2 लाख रुपए देंगे तो एक आप सोचिए इकोनॉमी का क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने एक वादा किया कि इसकी पहली किस्त हम देंगे, और पहली किस्त इलेक्शन के 2 दिन पहले तक, आचार संहिता जब चालू है तब 10,000 रुपए एक एक कंस्टिट्यूएंसी की 65,000 महिलाओं के अकाउंट में जमा हुए। बाप रे। आपको जीतने के लिए लगते हैं 70 से 80 हजार वोट, 65,000 तो महिलाओं को अपने घर में 10,000 रुपए भेज दिए। लेवल प्लेइंग फील्ड है ये। आचार संहिता चालू है। आज महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, लाड़की बहन योजना बड़ा आधार है महिलाओं के लिए। 2 महीने शासन ने वो योजना बंद करके रखी, मतलब बंद करके मतलब स्थगित, एक रूप से उन्होंने पैसे उसके पैसे डिसबर्स नहीं किए। आज जब 15 तारीख को इलेक्शन है ना, तो भैया वो 14 तारीख को दोनों किस्तें 3,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में दे रहे। ये इन्फ्लुएंस नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आपके हाथ में शासन है। अब आप सोचिए, अगर मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 10,000 15,000 महिलाओं को इलेक्शन के पहले दिन 3,000 रुपए मिल गए, तो आप ये सोचते हो कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी? और पहले तो अंडर द टेबल चलता था, आज तो ऊपर से दे, तो इन्फ्लुएंस तो हो गई। और ऐसे इलेक्शंस अगर लड़े जाते होंगे, ठीक है, आज नीना दीक्षित ने जो कोई इलेक्शन को मोड़ दिया होगा, जो विचार दिया होगा, जो शहर भर से, महाराष्ट्र भर से जो एक समर्थन मुझे मिल रहा है, पर इलेक्टोरली उसको तब्दील करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना जरूरी होगा। अगर आप ऐसे चुनाव लड़ोगे तो हम जैसे लोग कैसे चुनाव में आएंगे? और एक आप बात सोचिए, ये बहुत टेम्पररी चीज है, आज चुनाव जीत जाना बहुत टेम्पररी है। आप एक पीढ़ी को खत्म कर रहे हो। अगर आज नीना दीक्षित सक्सेसफुल नहीं होता है जो काम उसमें करता है, तो नीना दीक्षित को पता है इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस, वो फिर से एक बार प्रयास करेगा। पर जो लोग आशा लगाए देख रहे हैं कि यार अगर नीना सक्सेसफुल हो जाएगा ना, अगली बार अपन करेंगे कुछ, उनके बारे में सोचिए एक बार। वो तो नहीं करेंगे, फिर नेता कौन बनेगा? नेता वही बनेगा जो नेता का लड़का है। नेता वही बनेगा कि जो किसी एक पॉलिटिशियन का राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। हमारे जैसे लोग कैसे आएंगे राजनीति में? तो वो एक है कि चिंताजनक तो है स्थिति, बहुत चिंताजनक। इसी में से 2 पॉइंट्स और निकलते हैं। एक पॉइंट ये कि जो आम इंसान है ना, वो ये वैसे ही वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि इंडिया में अब जैसे मैं लंदन से सीख के आया हूँ, मैंने आपको भी बताया इंट्रोडक्शन में, मैंने आने के बाद यहाँ पे अगर यूथ को जॉब नहीं है, उनको जितना फैसिलिटीज वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने कंट्री में, अगर उतनी नहीं है,
जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने एजुकेशन पे या एक्टिविटीज़ पे, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर, मैं ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ एजुकेशन में ही, कोई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई लोग आर्ट में है, कोई लोग ड्रामा में है, कोई सिंगिंग में है, कोई दूसरी कोई फील्ड में है, तो उन लोगों को भी अगर उसमें से सक्सेस नहीं मिल रहा तो वो डिसअपॉइंट होंगे। और दूसरी बात, अगर कोई सच में, जैसे आपने बताया कि जैसे नीनाद दीक्षित हार गया, तो जिन लोगों ने उससे उम्मीद लगा के रखे हैं, उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा। हो सकता है कि आपको देख के 25 साल के और 10 लोग अलग-अलग एरिया के, नागपुर के या महाराष्ट्र के, ये सोचेंगे कि अगर ये 25 साल की एज में ये कर सकते तो शायद तक मैं भी कर सकता हूँ। वो भी नहीं बैठेंगे। तो मतलब यूथ क्या हो जाएगा, अगर यूथ के पास जॉब नहीं है, यूथ के पास अगर पॉलिटिक्स में नहीं है, अदर फील्ड में नहीं है, तो हमारे पास वो जो एक वो एरिया था, वो एक एरा था जब मुंबई में सारे मिल्स बंद हो चुके थे, उनके पास जॉब नहीं था, बेरोज़गारी थी, वो सब लोग क्रिमिनल बन गए। तो वो सेम फेज़ यहाँ अभी आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही बैच के कितने लोग हैं जो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं इसी चक्कर में, यार पुणे चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कोई और मेट्रो सिटी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बट मुझे जॉब चाहिए। अगर यूथ के पास वो नहीं है, तो हमारा फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है, और ये जो सारे एवरीडे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं, ये और बढ़ेगा। आपने अ, एक बात देखिए कि यूथ ने, जैसे 21 वर्षीय व्यक्ति कलेक्टर हो सकता है, पर कोई सामान्य घर का 21 वर्षीय नगर सेवक होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बना दी है, लगभग दरवाजे बंद है, लगभग दरवाजे बंद। और इसमें दोनों ओर से गलती है। हम भी हिम्मत कम करते हैं और हम भी कहते हैं, बोरिंग है यार, क्या पॉलिटिक्स। आप एक बात सोचिए कि जो आपके घर में सिलेंडर आएगा उसका रेट क्या रहेगा, जो अनाज आएगा उसका रेट क्या रहेगा, जो आपको कंस्ट्रक्शंस करनी है उसके रेगुलेशंस क्या होंगे, जो आपको गाड़ी चलानी है उसमें क्या टैक्स लगेगा। हर चीज में पॉलिसी मेकर राजनेता है, ठीक है। आपको पॉलिसी मेकर होना ही नहीं है और आपको व्यवस्था को गाली भी देना है। तो जब योग्यता जिन लोगों में है वो नहीं आएंगे, तब जो अयोग्य है वो उनकी जगह ले लेंगे। ये तो स्वाभाविक है, जगह छूटती नहीं भाई। हाँ, कोई सब लोग तो देखे हाँ, वेट ही कर रहे हैं कि वेट ही कब कर हम रहे। लोग जाएंगे। अयोग्य अयोग्य व्यक्ति अगर देख रहा है कि जगह खाली है तो वो बैठ जाएगा। तो पॉलिसी मेकर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, आप प्रयास कीजिए। और पॉलिसी भले ही विधिमंडल में, विधानसभा में, संसद में बनती है, पर यदि आप बाहर से दबाव उसमें ला सकते हो तो ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल। क्या यदि आपके साथ में कुछ एक समुदाय ऐसा तैयार है, अगर मैं खेलता हूँ और मैं एक आंदोलन उस विषय में करता हूँ कि आप ये रेगुलेशंस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में चेंज कीजिए, और मेरे साथ अगर 1000 लोग हैं, तो सरकार जो है वो मुझे साइडलाइन नहीं कर सकती। उनको विचार तो करना पड़ेगा कि यार 1000 लोग है, आखिरकार जाना तो 5 साल बाद इन्हीं लोगों में है, इन्हीं से वोट मांगना है, और 1000 लोगों का इम्पैक्ट 10,000 तक होता है। मीडिया देखती है, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो पॉलिसी मेकर इलेक्टोरली भी आप हो सकते हैं, और नहीं इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया तो भी हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक अभी हम लोग एकदम बात करेंगे एकदम प्रिसाइजली इस टॉपिक के ऊपर, कि जैसे मान लो आप जीत गए इलेक्शन, जस्ट फॉर से, मुझे आई विश आप जीतने ही वाले हो, मैं इतना, क्योंकि आप भी उतना कॉन्फिडेंट हो, और मैं जब आपका पूरा रील देखता था या आपका भाषण सुनता था, या अभी भी मैं जब सुन रहा हूँ आपको, वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझ में भी आ गया कि नहीं यार, ये लड़का कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। सिमिलरली मान लो हम लोग ऐसा सोचते कि आप बन गए, अभी फिलहाल के लिए जीत गए, तो सबसे पहले आप चेंज क्या करना चाहते हो इंस्टेंटली, कि यार मुझे ना हो गया सेलिब्रेशन डन, सबसे हो गया, विशेष हो गया, सब हो गया, अब मुझे मेन काम करना है, तो सबसे पहला फोकस आप किस चीज पे करेंगे? एक चीज नहीं है, जैसे हमने कहा है कि हम 100 चीजों पे काम नहीं करेंगे, वैसे हमने ये भी कहा है कि एक ही चीज पे काम नहीं करेंगे। हम जब 3 महीनों से लोगों में जा रहे, घूम रहे, हमने कुछ 9 निश्चय निकाले, 9 चीजें निकाली, और सभी चीजें उसी समय पे करना जरूरी है।
कुछ चीजें समय लेगी, कुछ चीजें जल्दी से हो सकती है, कुछ चीजों में मुझे ऊपर तक जाना पड़ेगा, मतलब जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मुझे एक क्रीड़ा संकुल मेरे परिसर में चाहिए, तो वो अकेले का नगर सेवक का अधिकार नहीं होता है, उतना फंड उसके पास नहीं होता है, उतनी जगह जगह देना, उसको आवंटित करना वो नगर सेवक का अधिकार नहीं होता। पर नगर सेवक उस विषय के लिए झगड़ तो सकता है, हाउस में बात तो रख सकता है, विधायक के पास तो जा सकता है, सांसद के पास तो जा सकता है कि यहाँ 5 लाख रुपए दो, यहाँ 10 लाख रुपए दो, यहाँ 20 लाख रुपए दो, ये भवन खड़ा करके दो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो संपूर्ण तौर पर मेरे अधिकार में नहीं होती है, पर उनके लिए मैं काम जरूर कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पत्र व्यवहार जरूर कर सकता हूँ। तो हमने कुछ 9 निश्चय हमारे निकाले जिसमें ऐसा कोई फैंसी मुद्दा नहीं है। मतलब आएंगे मेलबर्न, मतलब मट्टीपुरा को मेलबर्न कर देंगे, ऐसा वाला वगैरह हम एक दिन का सीएम जैसे नहीं वैसा नहीं वाला नहीं, ऐसी ऐसे व्यवस्था नहीं बदलती। रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो हमने 9, मतलब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, अरे इसमें क्या है, ये तो 9 तो बहुत प्राथमिक चीज है। तो भैया अभी तक प्राथमिक ही विषय तो सुलझा नहीं पाए हम लोग। कहाँ बाहर जा रहे हो? तो मैंने जो विषय रखे उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे वाहतुक जो नियंत्रण है वो उतना खासा अच्छा नहीं है, तो उस पे हमें जरूरी काम करना है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि एक भी ऐसा अच्छा क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है कि जहाँ पे 70,000 मतदाताओं के घरों के बच्चे जा पाए। एक भी ऐसा वाचनालय नहीं है जो स्पर्धा परीक्षा पूरक हो। मतलब एक 4 दीवारें, 2 कुर्सियां, 2 टेबल रख दिए और वाचनालय हो गया, ऐसा नहीं होता है। आज ही मैंने उस विषय में, उस संदर्भ में एक वीडियो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है कि वाचनालय किसे कहते हैं। तो वो परिसर में घूमते हुए एक लड़की ने, एक युवती ने मुझे कहा कि वाचनालय ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नोट्स भी होनी चाहिए। तो जब घूमते हैं तो लोग बात भी करते हैं। जब आप विषय रखो वाचनालय, तो वाचनालय पे बोलने वाले लोग आपके साथ में, जब आप बात रखो क्रीड़ा संकुल, तो क्रीड़ा संकुल पे बात करने वाले लोग। तो ऐसे ही प्राथमिक विषय हमने, अभी भी गटर और ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उन विषयों को हमने लिखा है। अभी भी ऐसा है कि वहाँ की महानगर पालिका की जो स्कूल्स थी, मतलब प्राथमिक स्कूल्स, तो वो बंद हो चुकी है। उसका बड़ा झटका एरिया में पहुंचा है। उसके लिए हम सीएसआर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, शहर सौंदर्यीकरण के लिए सीएसआर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, महानगर पालिका के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऐसे 9 मुद्दे लिखे। और जब यदि हम मतलब दोनों केस में हम चुन के आते हैं, नहीं आते, क्योंकि 2 ही चीजें संभव है, तीसरा तो कुछ संभव है नहीं, है ना। तो दोनों केसेस में पहले तो 2 दिन शांति से बैठूंगा। मतलब मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 15 तारीख का इलेक्शन हो जाए, 16 से काम पे लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 15 दिन बीते, 15 दिन ऐसे रहे कि खाना पीना, सोना, उठना बैठना, कोई ध्यान नहीं है, शरीर का इसलिए कोई मैंने ध्यान बोला कि रियलिस्टिक पे ही बात करेंगे। हाँ, मतलब मैं वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिन 2 दिन में ठीक रेस्ट लूंगा, परिवार के साथ कुछ समय गुजारूंगा, अपने दोस्तों को फिर से बुलाऊंगा, जो भी निर्णय हो दोस्तों का बहुत धन्यवाद करूंगा। और हो सकता है कि जीतने के बाद में भी हमारे आंख में आंसू और हारने के बाद में भी हमारे आंख में आंसू। बिल्कुल। और वो जीतने की खुशी में या हारने के गम में नहीं होंगे, वो होंगे कि यार कुछ ऐसा किया है कि बहुत लोग वो सिर्फ सोच रहे हैं और हमने उस पर काम कर दिया है। करेक्ट। अब लोग वोट देंगे नहीं देंगे वो उनका निर्णय भी है, उन पे इम्पैक्ट पहुंचेगा, उन तक इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। और सही में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों लोग, बड़ा कौतूहल लोगों को है, 25 साल का युवा, 25 साल का युवा, 25 साल का युवा। मेरे साथ जो है वो तो बहुत से लोग तो 25 के भी नहीं है, 22, 23, 24 साल के। बहुत आस लगा के बैठे कि यार दादा ये काम करेंगे, ये हो जाएगा दादा। मतलब आप सोचिए कि हम रैलीज नहीं निकाल रहे, हम डोर टू डोर विजिट्स कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, छोड़ो कुछ अगर घर छूट भी गए इस कड़ी में चलेगा, पर जितने घरों तक हम पहुंचेंगे
हम ये कहेंगे कि हमारा घोषणा पत्र पढ़िए, वो ठीक लगे, हमारा प्रयास प्रामाणिक लगे तो एक वोट चुनाव चिन्ह शेर पे युवाओं के लिए जरूर दीजिएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप पे निर्णय है, मतलब मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेर पे देना ही है। हमारा ये कहना है कि आपको वो ठीक लगे तो मताशीर्वाद दीजिएगा, आपको निराश नहीं करेंगे। अब निराश करेंगे नहीं करेंगे ये भी तो अगर हमें अवसर मिलता है तो जनता देखेगी कि ये निराश करते हैं कि नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा जैसा आपने बाकी लोगों को अवसर दिए हैं, आप सोच लीजिए कि ये भी आदमी चलो भैया निकम्मा होगा, ये नहीं करेगा काम, पर इसको चुन के देते हैं, एक बार ये अवसर देख लेते हैं, अगर ये नहीं करेगा तो अगली बार हटा देंगे, है ना। अब जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तो मैं तो कोई 2 4 5 साल के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो पूरा विचार करके आया हूँ, पूरा निर्णय करके आया हूँ। तो अब जब निर्णय किया है तो मुझे सोशल पॉलिटिकल लाइफ के आगे अगर मैं उतना जी सकता हूँ तो 25 30 साल है, बहुत है ना। और आज 2 4 5 साल में नाम खराब करके घर पे बैठ जाऊं, ऐसा तो संभव नहीं है। बहुत लोगों का था कि फोन करेंगे, कॉल्स आए कि फॉर्म वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको पता है कि फॉर्म वापस लेने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं कि चलो ठीक है इतने ले लो, बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैंने स्पष्ट रूप से स्टेट टेलीविजन पे ये कह दिया कि कोई स्कोप नहीं है फिलहाल इस राज्य में, ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जो कुछ मुझे ऑफर कर पाए पोजीशन वाइज, पैसों के वाइज, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत बड़ा पोजीशन है और पैसा मेरे पास बहुत है, पर वो उनमें उतना मानदा नहीं है कि वो अपना ईमान, मेरा ईमान खरीद ले कि यार नहीं नहीं, तो वो तो चांस ही नहीं है। चलो नहीं, और ये बहुत इजी होता है ना कि जैसे अगर मुझे पता है कि नागपुर में या इंडिया में या कोई स्टेट में कहीं पे भी इस एरिया में ये पार्टी का है, बोलबाला है, ये चलता है, इसमें आप ब्लाइंडली खड़े हो जाओ, आपको मिल जाएगा, आप जीत ही जाओगे। मेरा मानना ये भी है, और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता है कि इतना इजी, पूरा आपके सामने सब कुछ रेडी दिख रहा है, आपको बस उनको हाँ बोलना है कि यार यस ठीक है मैं आपके आपसे। और यहाँ पे तो आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे भी आना पड़ रहा है इतने दूर से, हर जगह पे घूमना। वहाँ पे तो आपको कुछ नहीं था, सेटल्ड है, सब कुछ है, आप बस एक उनके तरफ से खड़े हो जाइए, आपको 100% वोट जीतना है। वो मतलब छोड़ के ये सिलेक्ट करना कितना डिफिकल्ट था? नहीं बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। देखिए मैं अपने मैं एक विचारों में स्पष्टता रखने के लिए पक्षधर हूँ। मैं ज्यादा समय तक कंफ्यूजन में नहीं जी सकता। निर्णय ले लो, उसका परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने जब निर्णय लिया है कि समिति ने अगर आपको बताया समिति ने अगर निर्णय लिया है और मेरी उससे अगर सहमति है तो 100% है, 100% से नीचे एक नहीं 1% नीचे नहीं, डगमगाने का चांस ही नहीं। क्या है हमारे पास फंसने के लिए ईडी सीबीआई नहीं है ना है। कुछ भी नहीं है भैया, कोई क्रिमिनल केस हो मेरे पे या फिर कोई ईडी सीबीआई हो या फिर कहीं मैं फंस रहा हूँ, नहीं है। मैं अपना छोटा सा काम करता हूँ, उससे मेरा घर चलता है, मैं अपना काम देखता हूँ। आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट पे तो मैं जिंदा हूँ नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो और मैं पीछे ले लूँ। जीवन में वो काम करना भी नहीं है। मैंने ये तो एक ठान लिया है कि अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग के भी फील्ड में ये चांस होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करो, पर मैंने ये ठान लिया कि अगर हम सोशल पॉलिटिकल लाइफ में जी रहे तो मैं कोई भी ऐसे काम नहीं करूंगा जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। मुझे जाना ही नहीं वहां पे ऐसे। तो वो कठिन नहीं था, बहुत बहुत आसान निर्णय था, बिल्कुल कठिन नहीं था। फॉर्म तरह से नहीं, मैं जितना मैंने अभी तक आपको जाना है कि मैं एक ये बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आपका पर्सनालिटी ये देख के कि लालच हो गया या फेम हो गया या फिर वो होता है ना कि मैं पॉलिटिशियन बनने के बाद मस्त एक ओपन जिप्सी में झंडे वंडे लगा के हार पे घूमने वाला, मुझे वो आप में विजन नहीं दिख रहा है। उल्टा मुझे ये दिख रहा है कि यार ये लड़का सच में कुछ चाहता है,
जो मेरे सबसे और हम लोग जो बोलते हैं ना कि सबसे पहले आप अपने अपने से शुरुआत करिए, तो वो आपने ऑलरेडी प्रूव करके दिखा है कि मैं 25 साल में मैंने मेरा सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपने इसमें करियर में या मेरे फील्ड में बहुत डेडिकेटेड हूँ। वो आपने वैसे ही इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया। अब बस मैं ये प्रे करना चाहता हूँ कि एक बार आपको एटलीस्ट एक बार चांस मिल जाए, क्योंकि क्या है कि मैंने फेसबुक पे भी आपके जो रील्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो मैंने फेसबुक पे भी आपका जो रील था ना उस पे कमेंट्स देखे, तो वो नकली कमेंट्स नहीं थे, सबके कमेंट्स थे कि अच्छा कर रहा है, खूब छान करता है, ऑल द बेस्ट। हर एक कमेंट पे आपका रिप्लाई था कि थैंक यू काका, आप मुझे जानते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ नोन थे, कुछ अननोन थे। तो ये है कि लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। और मुझे भी अभी ये सब चीजें समझने के बाद एक एक समझ रहा है कि यार एक चेंज होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बोर हो चुके हैं। इंडिया का सारे लोग ये सब फालतू के पॉलिटिक्स से बोर हो चुके हैं। अभी अगर एक ऐसा मिलता है उनको चेंज, तो आई एम 100% श्योर कि ये ड्रास्टिक चेंज होगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा पिंच होगा आगे वाली पार्टी को, या जो भी अपोजिशन है उनको थोड़ा सा आपके आपके वजह से पिंच होगा कि नहीं, अगर इससे हमें संभल के रहना है। और एक बात एंड करने से पहले मैं बोलूंगा कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आपको जाना है हर जगह पे, हर घर पे। जनरली मैं सब गेस्ट के लिए गाना एक मेरे तरफ से बीइंग अ म्यूजिशियन में कुछ परफॉर्म, आज मैं एक आपके लिए गाना परफॉर्म करना चाहूंगा। थोड़ा सा मोटिवेशनल सॉन्ग है, आई होप आपको पसंद आए। बिल्कुल। देखते हैं। तो मेरे तरफ से आपके लिए एक गाना ये डेडिकेट है। जो लहू मेरा बहता चला है, जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला, ख्वाबों का था मकान जो डहता चला, बेजुबां कब से मैं रहा बेगुनाह सहता, मैं रहा बेजुबां कब से मैं रहा बेगुनाह सहता, मैं रहा। बस ज्यादा नहीं, दो लाइन आपके लिए, क्योंकि बढ़िया। बहुत हम लोग इस चीज से अब बोर हो चुके हैं एंड हमें अभी कुछ चेंज चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने मेरे तरफ से एक छोटा सा 2 लाइन आपके लिए थी। आई होप आपको पसंद आया, एपिसोड भी पसंद आया। आप प्लीज ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, निनाद को जिताइए एंड चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सबके साथ। इवन दो आप मेरे एरिया से नहीं खड़े हैं, बट आई विश अगर होते तो मैं सबसे पहले आपको ही चेंज के लिए वोट दिया रहता। बट आप प्लीज निनाद को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं एंड आई होप ये बहुत कुछ अच्छा चेंज करेंगे निनाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जिंकू नहीं मस्ता। यस, चलो।